नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा समाप्त। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में हटाए गए लोगों की पहचान के लिए घर घर सर्वे का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने धान खरीद में तेजी लाने के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को स्थगित किया। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी, देर रात परिणाम आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में एक क्वाड्रीवैलेंट HPV वैक्सीन गार्डसिल का इस्तेमाल किया जाएगा। HPV वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा अध्ययन की गई वैक्सीन में से है, जिसे वर्ष 2006 से अब तक दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि यह वैक्सीन HPV टाइप से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने में लगभग पूरी तरह प्रभावी है। जिन्होंने अपने टीकाकरण सूची में HPV वैक्सीनेशन को शामिल किया है। यह खास अभियान 3 महीने के समय में मिशन मोड में चलेगा, जिसके दौरान पात्र बालिकाएं निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीन लगवा सकती हैं। देश भर में HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम डिलीवरी ओरिएंटेड गवर्नेंस को दर्शाता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर पटना के IGIMS में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले से ही 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान चला रही है। वर्ष 2024 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि HPV वैक्सीन सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगेगी। डॉक्टर पॉल ने बताया कि हर साल 1 करोड़ 15 लाख किशोरियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि HPV वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यह वैक्सीन कैंसर सर्विक्स को बचाता है और बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कैंसर है जिसको कि एक वैक्सीन के द्वारा हम हमेशा के लिए नकार सकते हैं। लाइफ में इस वैक्सीन के बाद ये कैंसर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। 14 वर्ष की उम्र को निर्धारित किया गया है कि वो एक राइट एज है। हर साल में जो बच्चे 14 साल की उम्र के अंदर हैं, उस बैंड विड्थ में हैं, उनको हम वैक्सीन सिस्टमैटिकली हम लगाएंगे। वॉलंटरी मर्जी से, आप अभिभावकों के कंसेंट से, उनसे पूछ के, और फिर बिल्कुल फ्री इसको लगाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है बड़े तरीके से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा समाप्त हो गया है। अपने दौरे के अंतिम दिन उन्होंने पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में लगातार 3 दिन तक चली मैराथन बैठकों के दौरान सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, घुसपैठ, बुनियादी ढांचे और विकास की ठोस कार्य योजना पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट अवैध निर्माण, घुसपैठ, नकली भारतीय मुद्रा नोट, अतिक्रमण और अनधिकृत वित्तीय लेन देन जैसी चिंताओं से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई पर भी बल दिया गया। गृह मंत्री ने विशेष रूप से वन क्षेत्रों और निर्जन क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के सख्त पालन के निर्देश दिए। आनंद और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को सभी बैंकों द्वारा कानूनी और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। सभी बैंकों को RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उच्च मूल्य के नकद लेन देन की रिपोर्टिंग और बैंक खातों के साथ अस्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर को लिंक करना शामिल है। इधर हमारे पूर्णिया संवाददाता ने बताया कि बैठक के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से हटे लोगों की पहचान करने और उनकी वर्तमान स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के साथ साथ पूरे बिहार में जनसांख्यिकी की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री शाह ने SIR के दौरान मतदाता सूची से विलोपित लोगों की पहचान करने और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने को कहा। इसके लिए घर घर जाकर सर्वे करने पर सहमति बनी। साथ ही बैठक में सीमावर्ती जिलों में मजबूत खुफिया नेटवर्क पर जोर दिया गया। इसके अलावा भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश की सीमावर्ती जिलों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सीमा सुरक्षा बल IB और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में यह 7.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 को आधार वर्ष मानकर वार्षिक तथा त्रैमासिक अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की है। इससे पहले 2011-12 को आधार वर्ष मानकर श्रृंखला जारी की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 9 अधिवक्ताओं को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें मोहम्मद नदीम सिराज, रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, संजीव कुमार, गिरिजेश कुमार, आलोक कुमार, राजकुमार, राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार के नाम शामिल हैं। कॉलेजियम ने नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इन सभी की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन मौसम के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब राइस मिलरों की ओर से सामान्य चावल की आपूर्ति की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले से धान खरीद में तेजी आएगी। इधर प्रदेश में किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से होगी। इसके साथ ही दलहन और तिलहन की भी अधिप्राप्ति की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य के तहत 90% तक अधिप्राप्ति सफलतापूर्वक कर ली गई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने धान अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस बार 36 लाख MT धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें करीब हम लोग करीब 90% धान अधिप्राप्ति कर चुके हैं और ये 28 फरवरी तक था। इसको बढ़ा करके हम लोग 31 मार्च तक किए हैं। कुछ किसानों का आपत्ति था कि थोड़ा और इसको बढ़ा दिया जाए, तो हम लोगों ने भारत सरकार के से बात करके, फूड कॉर्पोरेशन से बात करके इसको हम लोग 31 मार्च तक धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के विभिन्न पदों के लिए आज मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 8:30 पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 2:30 तक चलेगी। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए 41 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर और शिक्षकों की टीम की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार ने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद शाम 5 बजे से शिल्प महाविद्यालय में मतों की गिनती होगी। देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने हॉकी बिहार का पंजीकरण रद्द कर दिया है। बिहार सोसाइटी पंजीयन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सारण जिले के माझा थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी जवान जयप्रकाश यादव की मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना के अभियान के दौरान जयप्रकाश की तबीयत खराब हुई और कल उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जवान का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को तत्काल प्रभाव से 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में मुर्गे और मुर्गियों के लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। अररिया की एक अदालत ने पत्रकार विमल कुमार की हत्या के मामले में दोषी माधव कुमार यादव और विपिन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में विमल कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इधर हाजीपुर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी अखिलेश कुमार को नैसर्गिक जीवन की अंतिम सांस तक कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरी तरफ सुपौल के विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के दोषी सुनील कुमार को 5 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं खगड़िया की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी दिलखुश कुमार को अलग अलग धाराओं में 3 और 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उच्च स्तरीय बैठक को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में होली के बाद अतिक्रमण पर प्रहार। प्रभात खबर लिखता है, धर्मांतरण कानून से सरकार का इनकार, स्पीकर ने कहा समीक्षा कर उठाए कदम। दैनिक जागरण ने लिखा है, दिल्ली आबकारी घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया आरोप मुक्त। दैनिक भास्कर लिखता है, नल जल योजना की बदहाली पर स्पीकर ने बुलाई मीटिंग, सरकार को सुधार के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की तूफानी रफ्तार जारी, तीसरी तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी। आज अखबार लिखता है, तालिबान ने पाक सैन्य ठिकानों पर किए ड्रोन हमले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा समाप्त। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में हटाए गए लोगों की पहचान के लिए घर घर सर्वे का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने धान खरीद में तेजी लाने के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को स्थगित किया। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी, देर रात परिणाम आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।